क्लास 11वीं फिजिक्स मेजरमेंट के इस चैप्टर में आज हम देखेंगे बीमीय विश्लेषण के उपयोग। बीमीय समीकरणों या बीमीय सूत्र का क्या क्या उपयोग होता है, इस पर बात करेंगे। आपको पहला उपयोग इस पे बताया जा चुका है, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में इस पॉइंट पर बात की जा चुकी है और इसके 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं कि भौतिक समीकरणों के सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। आज हम यहाँ पे दूसरे और तीसरे उपयोग पर बात करेंगे। दूसरा उपयोग है डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। एक भौतिक राशि का संबंध किन किन राशियों से है या नहीं है, इसकी भी जानकारी बीमीय विश्लेषण विधि से, माने बीमीय सूत्रों की सहायता से हम ज्ञात कर पाते हैं। और तीसरा उपयोग है भौतिक राशियों के मात्रक को एक पद्धति से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। जैसे बल का मात्रक या SI मात्रक बल का न्यूटन होता है, इसका CGS मात्रक डाइन होगा, तो हम न्यूटन को डाइन में कैसे बदलेंगे, या कार्य के SI मात्रक जूल को CGS मात्रक अर्ग में कैसे बदलेंगे, इस तरह के हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आज हम दूसरे और तीसरे उपयोग पर बात करेंगे। इनसे संबंधित सीधे कुछ आंकिक प्रश्नों पर बात करेंगे या देखेंगे। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी कैपिटल E फॉर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल v। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, वेग v है। इस स्थिति के लिए उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कैपिटल E के लिए संबंध स्थापित कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। माने यहाँ पे हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा E, द्रव्यमान m और उस वस्तु के वेग v से कैसा संबंध रखती है, या इसका सूत्र क्या होगा, कैसे हम इस संबंध को स्थापित करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी E ऑफ एनी बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एंड वेलोसिटी स्मॉल v। यहाँ पे देखिए, गतिज ऊर्जा E के लिए, काइनेटिक एनर्जी E के लिए रिलेशन फाइंड करना है, संबंध ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें संबंध स्थापित करने के लिए द्रव्यमान m, मास m और वेलोसिटी भी दिया गया है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज्ड पावर a इंटू v रेज्ड पावर b। जितनी राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने को कहा जाएगा, उन सभी राशियों को गुणा के रूप में लिखेंगे। इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी E, गतिज ऊर्जा E, द्रव्यमान m और वेलोसिटी v पर निर्भर है। इसलिए द्रव्यमान m और वेग v को हम गुणा के रूप में लिखेंगे।
इसका संबंध कैसा होगा, इनकी बीमा क्या होगी, ई के साथ यम और भी का कैसा संबंध है, वो इसकी घातांकों से पता चलेगा, एक्सपोनेंट से ज्ञात होगा। इसलिए हम यहाँ पे जब हम इस तरह का संबंध या समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे तो घात में ए और बी जितनी राशियाँ होंगी सब में कोई ना कोई घात, एक स्वेच्छ घात, आर्बिट्रेरी एक्सपोनेंट कंसीडर करेंगे, मतलब स्वतः लगा देंगे, अपने आप लगा देंगे। और इन्हीं घातांकों की जो वैल्यू आएगी, इसी एक्सपोनेंट की जो वैल्यू आएगी, वही हमारे संबंध, सही संबंध या एग्जैक्ट रिलेशन को डिफाइन करेगी। तो पहले इस तरह से ई प्रोपोर्शनल टू एम रेज्ड पावर ए भी रेज्ड पावर बी, यहाँ से इसे स्टार्ट करना है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे अगला स्टेप देखें। हमने जो अनुक्रमानुपाती संबंध लगाया है उसको हमने कांस्टेंट और इक्वल में बदल दिया। जब कोई अनुक्रमानुपाती संबंध हटाया जाता है तो उसको हटाने के बाद बराबर या इक्वल साइन के साथ एक कांस्टेंट, एक नियतांक इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने अब अनुक्रमानुपाती संबंध को हटाया, जिसके कारण से इक्वल और के आ गया। के यहाँ पे बीमाहीन नियतांक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होगा, माने इसकी कोई बीमा नहीं होगी। इसका हम बीमी सूत्र यम की घात 0, एल की घात 0 और टी की घात 0, m0 l0 t0 कंसीडर करेंगे। अब हम आगे इन सभी भौतिक राशियों का हम यहाँ पे बीमी सूत्र इनकी जगह पर इसी स्थिति में प्रतिस्थापित करेंगे। तो आगे हम इनका बीमी सूत्र इन्हीं के स्थान पर लिख देते हैं, जिसका जो भी बीमी सूत्र होगा वो हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। हमने यहाँ पे सभी भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को स्थापित कर दिया। ई गतिज ऊर्जा है और ऊर्जा का बीमी सूत्र यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। यहाँ पर ये ई का बीमी सूत्र है। के कांस्टेंट है, नियतांक है, बीमाहीन नियतांक है, इसलिए इसका बीमी सूत्र के का m0 l0 t0 होगा। द्रव्यमान यम, मास यम का बीमी सूत्र यम बस होगा, बाकी शेष एल और टी 0 रहेंगे। हमने इसको यम के बीमी सूत्र को लिखा, घात में इसके ए लगा हुआ है, एक्सपोनेंट ए दे दिया। इसी तरह से भी का बीमी सूत्र m0 l t माइनस 1 और घात में बी लगा हुआ है। तो इस तरह से सभी के बीमी सूत्र हम प्रतिस्थापित करेंगे और इनको अब हम सॉल्व कर देंगे। इनके जिनके आधार समान है, यम, इनकी घातांकों को इकट्ठा कर देंगे, यल के घातांकों को इकट्ठा कर देंगे, टी के घातांकों को इकट्ठा कर देंगे, फिर दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमने यम, एल और टी सभी के एक्सपोनेंट को कंबाइंड कर देना है। देन वी हैव टू कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ द एक्सपोनेंट, वी गेट इक्वेशंस एंड देन वी सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, इस बीमी सूत्र में डायमेंशनल फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये वही लिखा हुआ है। यहाँ पे यम के घातांकों को हमने इकट्ठा किया तो यम के घात 0, यहाँ पे यम के पावर ए हो जाएगा क्योंकि यम की होल पावर ए लिखा हुआ है और बाकी यम के पावर 0 है। तो पूरा यम का रेज्ड पावर ये इस टर्म में 0, इस टर्म में 0, यहाँ पे यम रेज्ड पावर ए मिलेगा। बाकी सारे यम के पावर यहाँ पे फाइनली 0 होंगे, यहाँ भी 0 होगा क्योंकि 0 और ये बी मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, 0 हो जाएगा। इसी तरह से यल को हम सॉल्व कर लेंगे। यल रेज्ड पावर 0, यल रेज्ड पावर 0 यहाँ भी है, ए इससे मल्टीप्लाई होगा इसके एक्सपोनेंट से, पावर से, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको यल रेज्ड पावर बी, क्योंकि यहाँ यल रेज्ड पावर 1 है
कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यल की पावर 1 है, ये b मल्टीप्लाई होगा तो यही आपको दिखेगा, बाकी सब जीरो होंगे, इसलिए यहाँ पे यल रेज्ड पावर b आया। ठीक इसी तरह से t रेज्ड पावर देखें तो t की घात यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो होने के कारण ये जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे आपको मिलेगी t रेज्ड पावर माइनस b। तो फाइनली t रेज्ड पावर माइनस b, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट आपको मिल जाएगा। ठीक इस तरह से तो फाइनली जो राइट हैंड साइड की एक्सपोनेंट होगी वह m रेज्ड पावर a, l रेज्ड पावर b और t रेज्ड पावर माइनस b होगी। अब हम दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना कर देते हैं। जो दोनों साइड इक्वल के डायमेंशनल फार्मूला लिखे हुए हैं, यम l स्क्वायर t माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, m रेज्ड पावर a, l रेज्ड पावर b, t रेज्ड पावर माइनस b ये राइट हैंड साइड में लिखा है। तो समान आधार वाले, सेम बेस वाले एक्सपोनेंट हम कंपेयर करेंगे। मतलब बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में जो m का एक्सपोनेंट है और राइट हैंड साइड में जो m का एक्सपोनेंट है वही कंपेयर करके लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में m का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है बाईं ओर, मतलब 1 है, और राइट हैंड साइड में m का एक्सपोनेंट a है, m की घात a है। तो इन दोनों साइड के m के घातांकों की तुलना करेंगे और बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दोनों तरफ के यल के घातांकों की तुलना करेंगे तो आप देखिए एक तरफ यल की घात 2 है, दूसरी तरफ यल की घात b है, तो यल के घातांकों को लिखेंगे तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको a और b हमारा फाइनली टारगेट है a और b की वैल्यू फाइंड करना। t की घातांकों को कंपेयर करेंगे तो t में यही स्थिति है, t की एक तरफ की घातांक एक्सपोनेंट माइनस 2 है और दूसरे साइड माइनस b है। तो माइनस माइनस छोड़ देंगे या कैंसिल कर देंगे तो b इक्वल टू 2 यहाँ पर वही आएगा। तो इस तरह से a और b दोनों के हमें वैल्यू पता हो गई। बस इसको हमने जो स्टार्ट में रिलेशन बनाया था उस पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। आगे हम देखेंगे जो हमने प्रारंभ में संबंध निकाला था a इक्वल टू k m रेज्ड पावर a v रेज्ड पावर b, इसको समीकरण 1 भी आप मान सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने स्टार्ट में संबंध बनाया था उसी में इस a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप देखिए m के रेज्ड पावर a है, वहाँ पर हम a के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे। v रेज्ड पावर b है तो b के प्लेस पर, b की जगह पर हम 2 रख देंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा e इक्वल टू k m v स्क्वायर, ये टर्म मिल जाएगा। आगे हम इसको फाइनली नीचे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं e इक्वल टू k m v स्क्वायर, वही टर्म है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, इस विधि से, इस मेथड से हम किसी कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, केवल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है k इक्वल टू 1/2 होता है, या आगे चल करके जब कभी हम इसका रिलेशन अदर मेथड से, दूसरे विधियों से निकालेंगे तो आपको वहाँ पे ज्ञात होगा। तो कोई कांस्टेंट निकालने के लिए, किसी नियतांक का मान निकालने के लिए ये वैल्यू, ये रास्ता सही नहीं है। माने बीमी विश्लेषण से हम, डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी कांस्टेंट k की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं k इक्वल टू 1/2 होता है। तो फाइनली ये हमारा फार्मूला k इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा। रिलेशन हमें यहीं तक करना था, क्योंकि इस विधि से हम यहीं तक, इस मेथड से e इक्वल टू k m भी स्क्वायर तक ही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक भी यदि आपने कर लिया सो ये सफिशियंट है। तो आई थिंक कि आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी कि हम कैसे
how can we find the relations between the different physical quantities by using the principle of homogeneity of dimensions। विमी समांगता के सिद्धांत से हम कैसे दो राशियों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के द्वारा बताया। जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आपको सबको इसी विधि से, इसी मेथड से सॉल्व करना है। यही मेथड है संबंध निकालने के लिए। अब हम बीमी विश्लेषण के तीसरे उपयोग पर बात करेंगे। थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो हम यहाँ पर पहले एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर इसके बात करेंगे कि एक पद्धति से मात्रक को दूसरे पद्धति में हम बदलने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और उस फार्मूले को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं हमने लिखा है वी नो दैट एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम पहले या दूसरे लेक्चर में हम आपको समझा चुके हैं कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक इन दोनों का गुणनफल नियत होता है। एन यू कॉन्स्टेंट, एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, यू उसकी यूनिट है, बीमा है या बीमी सूत्र है, मात्रक भी कह सकते हैं। तो एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ। जैसे किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो 10 मीटर उसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, लेकिन यदि उस 10 मीटर को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें तो आंकिक मान बदल जाएगा और मात्रक बदल जाएगा, लेकिन दोनों का गुणनफल एक ही रहेगा। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो दोनों सेम लेंथ हैं, अर्थात चाहे हम यहाँ पे 10 मिलीमीटर कहें चाहे 1 सेंटीमीटर कहें, वैल्यू सेम है। इसलिए एन यू कॉन्स्टेंट लिखा गया, क्योंकि 10 मिलीमीटर कहने पर एन जो है एन 10 हुआ, U1 मिलीमीटर हुआ, और 1 सेंटीमीटर कहने पर एन 1 हुआ और U भी 1 हुआ। तो एन और U मात्रक और आंकिक मान इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। तो एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज करके फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं किसी पहले पद्धति के मात्रक में। तो एन यू को हम लिखेंगे N1 U1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरी पद्धति में उसी को हम लिख देंगे N2 U2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अलग अलग कंडीशन है, मतलब अलग अलग पद्धतियां हैं। फर्स्ट कंडीशन माने पहली पद्धति में हम इसको इतना लिख रहे हैं, और सेकंड कंडीशन मतलब दूसरी पद्धति में हम इसे इतना लिख रहे हैं। चूंकि वो लंबाई समान होगी इसलिए इनके पहले और दूसरे इक्वेशन के, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन के हम दोनों साइड को कंपेयर कर देंगे तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो आई थिंक थर्ड इक्वेशन तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, तीसरे समीकरण तक की। यहाँ पर हम आपको फिर से N1 U1 को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए N1 U1 मैंने पहले इक्वेशन के नीचे L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमने लिखा है, तो N1 यहाँ पे 10 कंसीडर कर लेंगे, और U1 मतलब यूनिट उसकी 1 सेंटीमीटर हो गई, सेंटीमीटर यूनिट हो गई। इसी को हम दूसरे कंडीशन पे लिखें, इसी L की वैल्यू मिलीमीटर में, तो वही 10 सेंटीमीटर इक्वल होता है 100 मिलीमीटर के। तो यहाँ पे मतलब ये है कि N2 हो जाएगा 100 और U2 हो जाएगा 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर यूनिट को शो कर रहा है, मात्रक को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखें
चाहे हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखें चाहे 100 मिलीमीटर लिखें, लेकिन 10 सेंटीमीटर 10 N1 हुआ, सेंटीमीटर U1 हुआ, और वही जब हम N2 U2 के फॉर्म में लिखते हैं तो N2 100 हुआ और U2 मिलीमीटर हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से 10 सेंटीमीटर इक्वल होगा 100 मिलीमीटर के, तो उसी को सैद्धांतिक रूप में, मानक रूप में हम लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब आगे चलते हैं। समीकरण 3 के आगे जो हमने 2 लाइनें लिखा है उसको आप ठीक से समझने की कोशिश करिए, ध्यान से सुने। यहाँ पे हमने N1 को N1 ही रखा। U1 अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि U1 जो है ये मात्रक है, यूनिट है। उस मात्रक को हम यहाँ पे M1, L1 और T1 के रूप में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे M, L, T के फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो U की वैल्यू है, क्योंकि बीमी सूत्र से ही हम मात्रक का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पे जो मात्रक है वो हम बीमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूले के फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बीमी विश्लेषण, बीमी सूत्र का उपयोग देख रहे हैं। हम यहाँ पे बीमी सूत्र के उपयोग से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके उपयोग को देख रहे हैं। तो हमने U1 को लिखा है M1, L1, T1। इसी तरह से U2 दूसरे पद्धति में, अदर सिस्टम में, अनदर सिस्टम में हम U2 को M2, L2 और T2। M का एक्सपोनेंट कितना होगा, L का एक्सपोनेंट कितना होगा, T का कितना होगा, वहाँ पे ABC के रूप में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे U1 और U2 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इस रूप में लिखना है। M, L, T। U1 है तो M1, L1, T1 घात में ABC, और इसी तरह से U2 है तो उसको M2, L2 और T2 घात में वही ABC इसमें भी रहेगा। अब आगे आप देखिए, थोड़ा सा आप स्वतः इसको सॉल्व करिए तो आपको N2 इक्वल टू N1, यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1-2 लाइन, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है एक स्टेप। तो आपको N2 इक्वल टू N1 इन ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 होल रेज्ड पावर A, L1 अपॉन L2 होल रेज्ड पावर B और T1 अपॉन T2 होल रेज्ड पावर C, ये इक्वेशन मिलेगा। तो आप इस फाइनली लास्ट लाइन का ये जो इक्वेशन है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2A, L1 अपॉन L2B, T1 अपॉन T2C, इसी के इक्वेशन से हम आगे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने वाले जितनी भी कंडीशन है इसी से हम इसका सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि M जो है वो द्रव्यमान मास का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। L जो है यहाँ पे वो लेंथ की यूनिट होगी, लंबाई का मात्रक होगा, और T1 जो है यहाँ पे समय का मात्रक होगा, टाइम की यूनिट लिखी जाएगी। तो आगे इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्ग, अर्थात कार्य के यसाई मात्रक जूल को सीजीएस मात्रक अर्ग में बदलना। यसाई पद्धति है, सीजीएस पद्धति है। कार्य का यसाई पद्धति में मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। ये पीछे यसाई पद्धति में मात्रक क्या क्या होते हैं ये पीछे बीमी विश्लेषण में दिया गया है। जब आपको बीमी सूत्र की गणना हमने करना सिखाया था कि बीमी सूत्र हम कैसे किसी भौतिक राशि का निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला, तो वहाँ पर आप देखेंगे अपनी किताब में, बुक्स में, तो वहाँ पे आपको ये मात्रक मिलेंगे। वहाँ से ये सारे मात्रक आपको किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक क्या होता है वो याद करके रखना पड़ेगा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले, चूँकि ये कार्य के मात्रक हैं, तो कार्य का हम यहाँ पे बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। तो आप पीछे वाले मेथड से जैसा हमने इसके पहले बताया था बीमी सूत्र निकालने का, वैसा आप ज्ञात करिए, या याद हो तो हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं कि कार्य का बीमी सूत्र क्या होता है, क्योंकि उसी से हमें मात्रक यम, यल और टी का निर्धारण करना है।
तो पहले हम बीमी सूत्र लिख लें। यहाँ पे हम देखेंगे, हमने डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क लिख लिया है, कार्य का बीमी सूत्र प्राप्त कर लिया है, और ये लिखा हुआ है ml² t-2। इसको एक सामान्य बीमी सूत्र m रेज्ड पावर a, l रेज्ड पावर b, t रेज्ड पावर c, इससे कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ पे a b c की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फोर्थ इक्वेशन है, चौथा समीकरण है, इसमें a जो है m की पावर है, b जो है वो l का एक्सपोनेंट है, t जो है वो c जो है वो t की पावर है। तो यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यू कंपेयर करने पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे कार्य के बीमी सूत्र में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क में जो m का एक्सपोनेंट होगा वो a के इक्वल होगा, l का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे b इक्वल होगा, और t का जो एक्सपोनेंट है वो c के इक्वल होगा। इस तरह से हमें a = 1, b = 2 और c = -2 ये ज्ञात हो गया। आगे हम m1 m2 l1 l2 और t1 t2 ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 4 के ऊपर आप देखिए, इन SI हमने m1 = kg, l1 = m और t1 = सेकेंड। क्योंकि SI पद्धति में, SI सिस्टम में m मीन्स मास होता है, माने द्रव्यमान, तो किलोग्राम में मापा जाता है। l1 लेंथ है, तो SI में लेंथ को, लंबाई को हम मीटर से नापेंगे। t1 समय है, टाइम है, सेकंड लेंगे। ये दोनों पद्धतियों में सेम होता है। इसी तरह CGS में, CGS का नाम ही है, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकंड। मतलब लंबाई को L को सेंटीमीटर में, मास को M को, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय T को सेकंड में। इस कारण यहाँ पे लिखा हुआ है m2 = G मीन्स ग्राम, l2 = 1 सेंटीमीटर, t2 = सेकेंड। यहाँ पे 1 नहीं लगाया गया है, आप आवश्यकता अनुसार 1 लगा सकते हैं। अब हम समीकरण 4 में इन सभी को प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको n2 का मान निकल आएगा। तो आप समीकरण 4 में इन सब को प्रतिस्थापित कर दीजिए, आपको n2 = 10⁻7 मिल जाएगा, और यहाँ से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। n2 = 1। 1 क्यों आया? क्योंकि हमको 1 जूल दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। तो जूल के साथ कोई नंबर नहीं दिया गया है, मतलब 1 जूल। तो जहाँ भी नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे हमने सेकंड लिखा है तो हम नीचे के स्टेप में 1 सेकंड लिख दिया। ऊपर हमने मीटर लिखा है ब्रैकेट में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 100 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन जो नीचे सेंटीमीटर लिखा है उसको 1 सेंटीमीटर कर दिया। मतलब जहाँ भी 1 नहीं है वहाँ आप 1 लगा सकते हैं, अपनी समझ के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे हम जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n2 = 1 किलोग्राम अपॉन ग्राम रेज्ड पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर रेज्ड पावर 2, सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज्ड पावर -2। किलोग्राम को, किलोग्राम है मतलब 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम। मीटर है मीन्स 1 मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर कर देंगे। ऐसे सबको कन्वर्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए, पहले ब्रैकेट से आप ग्राम और ग्राम ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। ऐसे सेकंड वाले में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, और सेकंड कैंसिल कर देंगे। आपको n2 = 10⁻7, माने आप 7 जीरो लगा है, तो साइंटिफिक वे पे इसको हम लिखेंगे 10⁻7। तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी n2 की। तो इस तरह से हमारे पास n1 है, 1 जूल था, n2 इसके द्वारा हम केवल n2 ज्ञात करते हैं। n2 मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अर्थात 1 जूल =
कितने अर्ग होगा ये हम पता कर लिए। तो हमने यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। यही हम यहाँ पे निकाल रहे थे इस समीकरण 4 से। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग इस तरह से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल गया। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन इसी सिस्टम से करेंगे। टेक्निक उनको करने की यही है। धन्यवाद।